नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये एनालिसिस जुड़ी होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। हम लोग यहाँ पे एक सवाल उठाएंगे और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग दोनों पहलू देखेंगे। सवाल क्या है? कैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्राइव अ वेज बिटवीन रशिया एंड चाइना? मतलब क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया और चाइना के बीच दरार डाल सकता है? अगर दरार डाल पाएगा तो उसे स्ट्रेटेजिकली काफी फायदा हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि सर, रशिया और चाइना के बीच ये दरार डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर हम लोग बात करें वेस्ट वर्सेस दीज कंट्रीज, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और कंपनी और चाइना और रशिया के रिलेशंस, तो एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरी तरफ ये ब्लॉक है। स्पेशली 2014 के बाद कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है जहां पे चाइना और रशिया का एक्सिस डेवलप हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, चाइना वर्सेस यूएसए की बात मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमनी इरोड हो रही है और चाइना उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। हम लोग ऑलरेडी ट्रेड वॉर के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो एक तरफ यूएसए वर्सेस चाइना डायनामिक्स डेवलप हो रहा है, लेकिन 2014 से वेस्टर्न ब्लॉक वर्सेस रशिया की डायनामिक्स भी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। क्या हुआ था 2014 में? रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। इनफैक्ट कोल्ड वॉर के बाद 1991 के बाद रशिया, जो सक्सेसर स्टेट है यूएसएसआर का, वो ऑलमोस्ट 10 सालों तक ज्यादा असर्टिव नहीं हुआ। उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी एक अटलांटिसिज्म आ गया था, यानी कि वेस्टर्निज्म आ चुका था। लेकिन जब से व्लादिमीर पुतिन वहां पे राष्ट्रपति बने, रशिया इज ट्राइंग टू बिकम असर्टिव। 2008 में जॉर्जिया में युद्ध हुआ, 2014 में क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया। क्रीमिया कब्जा करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। यूरोपियन यूनियन, जो एनर्जी के लिए बहुत हद तक रशिया के ऊपर निर्भर रहता है, उन्होंने भी सैंक्शंस लगाए रशियन कंपनीज के ऊपर, रशियन ऑफिशियल्स के ऊपर। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक वर्सेस रशिया डायनामिक 2014 से डेवलप हो रहा है। तो एक तरफ ये दो कंट्रीज है, दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक है। तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल सी बात थी कि चाइना और रशिया एक साथ जरूर आएंगे। तो क्या हुआ 2014 की एंड में? 2014 के अंत में एक $400 बिलियन की डील साइन की गई रशिया और चाइना के बीच। उसके तहत 30 सालों तक रशिया गैस सप्लाई करेगा चाइना को। तो इस टाइम से 2014 से मैं कह सकता हूं कि एक एक्सिस जरूर डेवलप हो रहा है चाइना और रशिया का, और ये काफी खतरनाक हो सकता है वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। और कई सालों से अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी एनालिस्ट की व्यूज देखें, वहां पे पॉलिसी आइडियाज देखिए, उसमें एक आइडिया जरूर है कि यूएसए शुड ड्राइव अ वेज, यानी कि जो यूनिटी डेवलप हो रही है चाइना और रशिया के बीच, इसमें एक दरार डाले जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। अब ये क्लासिक चीज है जो इंडिया और चाइना के बीच में होती है। जैसे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन लग जाता है, एक तरफ चाइना एक तरफ इंडिया, उससे अल्टीमेटली फायदा यूएसए को होता है। अगर उसी तरह से रशिया और चाइना के बीच एक दरार आ जाएगी तो उसका फायदा यूनाइटेड स्टेट्स को हो सकता है। ये उनकी पॉलिसी एनालिस्ट, ये उनके बहुत सारे पॉलिसी एनालिस्ट आइडिया दे चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, इज इट पॉसिबल और नॉट। ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईडी पे। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। इनफैक्ट उस सवाल का जवाब हम यस देंगे, कैन यूनाइटेड स्टेट्स ड्राइव अ वेज बिटवीन रशिया एंड चाइना। अगर हम लोग बात करें पॉलिसी एनालिस्ट की, पॉलिसी आइडियाज की, देखिए ऐसी आइडियाज पहले भी आ चुकी है। द यूनाइटेड स्टेट्स कैन प्ले चाइना अगेंस्ट रशिया। अब क्यों? देखिए, चाइना एक अपकमिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। आज इनका दबदबा बहुत बढ़ चुका है। इनफैक्ट ये कंपीट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। वही अगर आप रशिया को देखिए, रशिया की जो हिस्ट्री रही है, अगर हम लोग पिछले 50 साल पहले चले जाएं, तो 50 साल पहले रशिया एक बहुत बड़ा पावर था, उनके सामने चाइना कुछ नहीं था। अब दोनों की आइडियोलॉजिकल मूविंग्स आर टुवर्ड्स कम्युनिज्म, सही बात है। लेकिन रशिया एक डाउनफॉल पे चला गया पिछले 40 सालों में मैं कह सकता हूं, और चाइना एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इस चीज को इस्तेमाल करके यूनाइटेड स्टेट्स कैन ड्राइव अ वेज बिटवीन रशिया और चाइना, ये पॉलिसी एनालिस्ट कहते हैं। और वो आइडिया देते हैं कि कहां पे वेज डाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रशिया, आर्कटिक रीजन में, रशियन फार ईस्ट रीजन में और सेंट्रल एशियन रीजन में, जहां पे चाइना का भी स्टेक है और रशिया का भी स्टेक है। अगर हम लोग मैप देखें, किन एरियाज की बात कर रहे हैं, चाइना जिस स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे एक बैकएंड सपोर्ट दे या फिर थ्रू प्रॉक्सीज यहां पे सपोर्ट दे, तो चाइना अगर आर्कटिक ओशन में स्पेंडिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो यहां पे एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ जाएगा रशिया और चाइना के बीच। इसके अलावा फार ईस्ट रीजन रशिया का जो है
पॉपुलेशन के टर्म्स में वहां पे बहुत कम लोग हैं, डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से भी वहां पे बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इस तरफ का रशिया देखोगे जहां पे आपको मॉस्को मिलता है, वो काफी डेवलप्ड एरिया है, लेकिन फार ईस्टर्न रीजन टुवर्ड्स व्लादिवोस्टोक वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अगर यहां पे चाइना पहुंच जाएगा तो देन देयर वुड बी अगेन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन रीजन है, यहां पे तो दोनों के भी स्टेक्स है, रशिया के भी स्टेक्स है, चाइना के भी स्टेक्स है, और अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह भी बन चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अब इन सब के चलते पॉलिसी एनालिस्ट आइडिया देते रहे कि चाइना को समर्थन कर सकते हैं इन रीजन्स में, आर्कटिक रीजन में, फार ईस्ट रीजन में और सेंट्रल एशियन रीजन में, जिससे कि रशिया और चाइना में एक तरह का कंपटीशन डेवलप हो जाए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, इंडिया और चाइना का चलता है। अब ये वर्क क्यों कर सकता है? ऑलरेडी इन एरियाज में रशिया के स्टेक्स है, और अगर यहां पे चाइना घुस जाएगा तो एक कंपटीशन जरूर चलेगी। एंड इट मे वर्क। व्हाई? इट माइट वर्क प्योरली बिकॉज ऑफ दिस। अगर हम लोग 40 साल पहले के फिगर्स देखें, अप्रोक्सीमेटली 1980 की अगर हम लोग बात करें, उस समय पे यूएसएसआर था। यूएसएसआर की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से 7 गुना बड़ी थी, 7 टाइम्स बिगर देन चाइनीज इकोनॉमी। लेकिन अगर आप 2020 का डेटा देखोगे, एनुअल जीडीपी कितनी है? एक तरफ है चाइना जिसकी एनुअल जीडीपी 10 टाइम्स है, यानी कि 10 टाइम्स हायर देन द रशियन एनुअल जीडीपी। यू कैन सी द नंबर्स हियर, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है रशियन जीडीपी से भी बड़ी चाइना की इकोनॉमी। इसके अलावा अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर देखोगे, 2019 का डिफेंस एक्सपेंडिचर नंबर है, चाइना की एक्सपेंडिचर काफी स्तर पे बड़ी है, रशिया की डिफेंस एक्सपेंडिचर भी काफी कम है। तो इस चीज को अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल करेगा, और बहुत हद तक वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती है जहां पे भी एडिटोरियल्स, ओपिनियंस आते हैं, वहां पे वो डिराइड करने की कोशिश करते हैं रशिया को, जैसे कि रशिया इज बिकमिंग चाइनाज यंगर ब्रदर, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये कहा है, पोलिश एक्सपर्ट्स ने भी कहा है ये सब चीजें। तो अगर इस चीज को इन्फ्लेम करते जाएंगे तो रशिया और चाइना के बीच एक दरार पैदा जरूर कर सकते हैं। इट माइट वर्क। अब इसी चीज को पॉलिसी एनालिस्ट बताते हैं जिससे फायदा हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। अब ये तो होगा एक पहलू, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहुत हद तक ये जो वेज की बात कर रहे हैं, जो दरार की बात कर रहे हैं, कुछ और एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि इट माइट नॉट वर्क। इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं कि इट वोंट वर्क एट ऑल बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। तो चलिए बात करते हैं किन फैक्टर्स को ये लोग हाईलाइट करते हैं, वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त रूप में हिस्ट्री देखते हैं साइनो रशियन रिलेशंस की। साइनो रशियन मतलब चाइनीज रशियन रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें, मैंने यहां पे 1949 से बात की। 1949 में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी चाइना में, तब से मैं बता रहा हूं आपको किस तरह की रिलेशंस डेवलप हुई है। रशिया उस समय पे यूएसएसआर था, आपको याद रखना है कि 1991 से पहले यूएसएसआर था। सो यूएसएसआर चाइना रिलेशंस एंड देन रशिया चाइना रिलेशंस। जब यूएसएसआर था शुरुआती दौर में 1949 से लेकर 1960s में कह सकता हूं काफी ज्यादा बोनहोमी थी। अब बोनहोमी क्यों रहेगी? बोनहोमी मतलब काफी अच्छे संबंध थे इन दोनों के। रशिया में एक कम्युनिस्ट सरकार थी। 1949 में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, वो भी कम्युनिस्ट बन गई। तो एक आइडियोलॉजिकल प्रीकर्सर जरूर है। और आपको यह ध्यान रखना है कि जब मैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहूंगा या फिर कम्युनिस्ट सरकार कहूंगा, प्योरली देयर इज नो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई कार्ल मार्क्स को फॉलो नहीं करता है। इन लोगों ने कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को अपने हिसाब से बदल दिया। जैसे कि रशिया में आपको बहुत हद तक लेनिनिज्म मिलता है, व्लादिमीर लेनिन के आइडियाज बहुत प्रोमिनेंट है वहां पे। लेनिनिज्म और स्टालिनिज्म में हम लोग कह सकते हैं बाद में, लेनिनिज्म स्टालिनिज्म। इसके अलावा चाइना में तो हम जानते हैं कि माओइस्ट आइडिया आ चुकी है, यानी कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को माओइज्म के एक स्पीयर से वो लोग देखते हैं। तो शुरुआती दौर में काफी अच्छे संबंध थे बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट कनेक्ट। लेकिन 1964 में चाइना ने अपनी खुद की न्यूक्लियर टेस्टिंग की। इनफैक्ट 1960s के जो एरा में साइनो सोवियत स्प्लिट हुई। साइनो सोवियत स्प्लिट मतलब चाइना और रशिया के बीच संबंध खराब होने शुरू हो गए। अब इसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर आपको देखना है साइनो सोवियत स्प्लिट क्या है, जस्ट सर्च फॉर साइनो सोवियत स्प्लिट ऑन स्टडी आईक्यू, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 1970s के दौर में एक तरफ यूएसए और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर तो चली रही थी, लेकिन 1970s के बाद साइनो यूएस राप्रोचमेंट शुरू हो गया। मतलब यूएस के रिलेशंस चाइना के साथ धीरे धीरे अच्छे होने लगे। अब इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। पाकिस्तान ने यहां पे डील ब्रोकर की, जिसके तहत 1971 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिचर्ड निक्सन ने पहली बार विजिट किया था चाइना को, एक कम्युनिस्ट कंट्री को। तो 20 सालों तक काफी अच्छे संबंध चलते रहे, इसीलिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती रही। अगर आप देखोगे 1980 में
वन ऑफ द फास्टेस्ट एफडीआई ग्रोइंग रीजन वाज चाइना इटसेल्फ उस समय पे भी, ऑल्दो उनकी जीडीपी धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, बट एफडीआई उनके पास काफी मात्रा में जा रहा था। लेकिन 1991 के बाद जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, तब से हम कह सकते हैं एक डी आइडियोलॉजिजेशन हो चुका है चाइना और रशिया का, यानी कि दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफी क्लियर हो चुके हैं। एक तरफ ये माओइज्म को फॉलो करते हैं, ये लोग मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट 1991 के बाद तो यहां पे बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में मिलता है आपको रशिया में। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में आइडियोलॉजिकल ज्यादा कनेक्ट भी नहीं रहा है और अपनी अपनी डेवलपमेंट में देख रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा कि 1991 के बाद रशिया ऑलमोस्ट 10 साल के लिए काफी साइलेंट था, क्योंकि यहां पे वेस्ट का काफी दबदबा था। इनकी फॉरेन पॉलिसी में भी एक अटलांटिसिज्म आ चुका था। लेकिन चाइना ने अपनी अपनी एक पाथ उन्होंने फॉलो की है, जिसके तहत उन्होंने काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूर देखी है। तो इन सब के चलते अगर हम लोग बात करें क्या वेज यहां पे डाल सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे हम लोग नहीं कह सकते। सबसे पहली चीज तो जो रशिया और चाइना का रिलेशन है वो हायरार्किकल नहीं है, यानी कि वो दोनों रेस में नहीं लगे हुए हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइना और रशिया दोनों रेस में नहीं लगे। जैसे कि यूएसए वर्सेस चाइना की हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हेजीमनी, बट अभी फिलहाल तो दे आर नॉट हायरार्किकल। इसके अलावा आइडियोलॉजिकली दे आर माइल्स अपार्ट, ऑल्दो दोनों की शुरुआत होती है कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट आइडिया से, कार्ल मार्क्स के आइडिया से, लेकिन दोनों डिविएट हो चुके हैं उस पाथ से, एक माओइज्म की तरफ, दूसरा लेनिनिज्म की तरफ। अब तीसरी चीज यह है कि रशिया और चाइना दोनों का वर्ल्ड व्यू सेम नहीं है। अब चाइना का वर्ल्ड व्यू आप देखोगे तो काफी अग्रेसिव बन चुका है, एक्सपेंशनिस्ट बन चुका है, वो एक मिडिल किंगडम की बात करते हैं, जिसका एक परिणाम रशिया के ऊपर हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको एक दायरे में रखा हुआ। अब ऐसा नहीं कि रशिया और चाइना के बीच कोई विवाद नहीं, इनका भी बाउंड्री का विवाद था। इनफैक्ट 1980s में एक छोटा सा वॉर भी हो चुका था, लेकिन इसको काफी हद तक कंट्रोल में रखा गया है और इन दोनों का वर्ल्ड व्यू काफी डिफरेंट है। रशिया खुद को वापस प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली डिसइंटीग्रेशन के बाद, और चाइना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा हुआ है और उनकी खुद की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सर्वाइव कराने में वो लगा हुआ है। दैट मीन्स द वर्ल्ड व्यूज आर डिफरेंट। इससे अगर आप वेज डालना भी चाहे तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, रशिया और चाइना नॉर्मली उन दोनों के बीच विवाद चलते हैं बहुत सारे, लेकिन उन फ्रिक्शंस को वो अवॉइड करने की कोशिश जरूर करते हैं, एक मिडिल ग्राउंड पे आने की कोशिश जरूर करते हैं। अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग, आपको क्लियरली पता चलेगा रशिया और चाइना बहुत सी चीजों पे डिसएग्री करते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेट अगर डिसीजन आ जाए तो वहां पे फ्रिक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लीडर्स हैं, एक तरफ जी जिनपिंग, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, दे नो कि अगर इन दोनों के बीच में डिवाइड पड़ेगी तो फायदा मिलेगा तीसरी पार्टी को, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। अब इसके अलावा रशिया और चाइना को यह पता है कि वो पड़ोसी है। अब अगर पड़ोसी है तो विवाद तो चलेगा, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने उस विवाद को एक कंट्रोल में रखा है। बाउंड्री इश्यूज है, दूसरे इश्यूज है, बट दे हैव स्टिल मेंटेन्ड इट बिकॉज यू हैव टू लिव विद योर नेबर्स। तो अल्टीमेटली इस डिस्कशन से हम लोग क्या सार निकाल सकते हैं? व्हाट वुड बी द कंक्लूजन हियर? यूनाइटेड स्टेट्स, इवन इफ दे ट्राई टू ड्राइव अ वेज, इट माइट नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है। अभी फिलहाल कंपटीशन नहीं चल रहा है, बट यू नेवर नो, अगले 5 सालों में, 10 सालों में अगर रशिया खुद को प्रूव करने की कोशिश करे और उनके रास्ते में चाइना आए, तो प्रोबेबली वेज कैन हेल्प यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये पॉलिसी सही होगी या नहीं, ये रंग लाएगी नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।